स्वागत है। आज हम उतर रहे हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के एक बहुत ही अहम, एक लैंडमार्क केस की गहराइयों में। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का मामला। ये वो केस है जिसने आप कह सकते हैं भारत की संसद मतलब लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी के बीच पावर के समीकरण को हमेशा के लिए तो नहीं पर हाँ काफ़ी हद तक बदल दिया। हमारे पास इस पर काफ़ी रिसर्च है, गहन विश्लेषण वाले नोट्स हैं और हमारा मकसद सीधा है इस उलझे हुए लेकिन बेहद ज़रूरी मामले को समझना। ये सब हुआ क्यों, कोर्ट ने आखिर कहा क्या, और सबसे बड़ी बात, इसका हमारे लोकतंत्र पर, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ा। क्योंकि ये सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं था, ये तो एक तरह से संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये केस उस तनाव, उस खींचतान का नतीजा था जो संविधान के दो सबसे जरूरी हिस्सों के बीच काफी टाइम से चल रही थी। एक तरफ थे हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में जो हमें आज़ादी, बराबरी जैसे अधिकार देते हैं, और दूसरी तरफ थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज पार्ट 4 में। ये सरकार को निर्देश देते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करें। अच्छा, तो मतलब व्यक्तिगत आज़ादी बनाम समाज का भला। कुछ वैसा ही। मिनर्वा मिल्स ने इसी नाजुक बैलेंस को, इसी संतुलन को फिर से साधने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। तो ये खिंचतान, ये शुरू कहाँ से हुई? क्या ये गोलकनाथ केस से शुरू हुई, 1967 वाला? हाँ, गोलकनाथ को आप एक बड़ा मोड़ कह सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी चौंकाने वाला फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को छीनने या कम करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं कर सकती। ओह, मतलब संसद की शक्ति पर सीधी रोक। हाँ जी, इसने पार्लियामेंट की जो सर्वोच्चता थी, उसकी सुप्रीमेसी, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट को लगा कि भाई हमारी संविधान बदलने की पावर ही छीन ली गई है। तो फिर पार्लियामेंट ने कुछ किया होगा, पलटवार? तुरंत, बिल्कुल। 1971 में आया 24th अमेंडमेंट। इसने आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, उसमें बदलाव कर दिया। पार्लियामेंट ने खुद को संविधान की किसी भी हिस्से में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी, संशोधन करने की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वापस दे दी। ये सिर्फ कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, ये संविधान के मूल नियम बदलने की पावर थी। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अच्छा, और इस अमेंडमेंट ने यह भी साफ किया कि आर्टिकल 13 जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, वो संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा, और प्रेसिडेंट की सहमति को भी जरूरी बना दिया। साफ था कि गोलकनाथ के असर को खत्म करने की सीधी कोशिश थी। और फिर फौरन ही 1971 में 25वां अमेंडमेंट भी आ गया। इसका क्या मकसद था? हाँ, वो भी जल्दी आया। इसका निशाना था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो उस वक्त एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। देखिए, सरकार उस समय जमीन सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऐसे बड़े समाजवादी कदम उठा रही थी। हाँ, याद है। तो जब सरकार संपत्ति लेती थी तो कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे का सवाल उठता था, और मामले कोर्ट पहुंच जाते थे कि मुआवजा काफी है या नहीं। तो 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, कॉम्पनसेशन शब्द को हटाकर अमाउंट शब्द डाल दिया। कॉम्पनसेशन से अमाउंट, इसका मतलब ये कि सरकार जो रकम तय करे बस वही मिलेगी। उसे कोर्ट में चुनौती देना बहुत मुश्किल हो जाए, खासकर मुआवजे की रकम को लेकर। और इसी 25th अमेंडमेंट ने एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज जोड़ी, आर्टिकल 31C। हाँ, आर्टिकल 31C, ये नाम तो बार बार आता है। ये क्या था असल में? देखिए, अपने ओरिजिनल रूप में आर्टिकल 31C ने कहा कि अगर सरकार दो खास डीपीएसपीज, आर्टिकल 39B जो समाज के संसाधनों के बंटवारे की बात करता है, और 39C जो धन के जमाव को रोकने की बात करता है, अगर इन दो डीपीएसपीज को लागू करने के लिए सरकार कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 बराबरी, या आर्टिकल 19 आज़ादी, या आर्टिकल 31 संपत्ति का उल्लंघन करता है। बाप रे, मतलब इन दो डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता। हाँ, एक तरह से कोशिश ये थी कि जो आर्थिक सुधार है उनमें जुडिशियल रिव्यू यानी अदालती समीक्षा की रुकावट कम हो। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। 1973 का वो ऐतिहासिक मामला, केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। इसने तो सब कुछ बदल दिया है ना? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
वो भारतीय संविधान के इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 13 जजों की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी आज तक की। कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट को तो सही ठहराया, मतलब हाँ, माना कि पार्लियामेंट को संविधान बदलने की पावर है, लेकिन यहीं पर कोर्ट ने वो सिद्धांत दिया जिसने सब बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ ये बहुत सुना है, क्या ये? कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, उसकी जो बुनियादी पहचान है, जो कोर है, उसको नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो एक सीमा तय कर दी। और आर्टिकल 31C का क्या हुआ केशवानंदा में? उसे भी चुनौती दी गई थी। हाँ, उसे भी दी गई थी। कोर्ट ने आर्टिकल 31C के पहले हिस्से को तो वैध माना, मतलब वो बात कि 39B और C को लागू करने वाले कानूनों को आर्टिकल 14, 19 और 31 से सुरक्षा मिलेगी, वो ठीक है। लेकिन 31C का एक दूसरा हिस्सा भी था। वो कहता था कि अगर पार्लियामेंट ये घोषणा कर दे कि कोई कानून इन DPSPs के लिए बनाया गया है, तो उस घोषणा पर कोई अदालत सवाल ही नहीं उठा सकती। मतलब पार्लियामेंट जो कह दे वो फाइनल, कोर्ट देख भी नहीं सकता। हाँ, यही मतलब था। कोर्ट ने इस दूसरे हिस्से को रद्द कर दिया, कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा ये खुद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसे आप ऐसे छीन नहीं सकते। कमाल है। तो केशवानंदा ने एक तरह से पार्लियामेंट की पावर पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, बेसिक स्ट्रक्चर की रेखा, और जुडिशियल रिव्यू को बचाया। सही समझे आप, बिल्कुल। लेकिन ये खींचतान, जैसा मैंने कहा, यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई इमरजेंसी के दौरान। हाँ, इमरजेंसी 1975-77 और फिर आया 1976 का 42nd अमेंडमेंट, जिसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इमरजेंसी के साये में ही लाया गया था। इसका इरादा क्या था? क्या ये केशवानंदा का जवाब था? बिल्कुल। 42nd अमेंडमेंट, आप कह सकती हैं कि सत्ता को एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के हाथों में केंद्रित करने और जुडिशरी के पर कतरने की सबसे बड़ी कोशिश थी। इसका सीधा मकसद था कि केशवानंदा भारती में जो सीमाएं लगाई गई थीं, उन्हें हटा दिया जाए। एक तरह से ऐसी सरकार बनाना जिसके कामों पर अदालतों का कोई अंकुश न रहे, एक अनस्टॉपेबल एग्जीक्यूटिव। और इसी 42nd अमेंडमेंट के दो प्रावधान, दो सेक्शंस थे जो मिनर्वा मिल्स केस का सीधा कारण बने, सेक्शन 4 और सेक्शन 55। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सेक्शन 4 ने आर्टिकल 31C का दायरा मतलब आसमान तक बढ़ा दिया। पहले 31C सिर्फ 2 DPSPs को बचाता था, आर्टिकल 39B और C। अब सेक्शन 4 ने कहा कि किसी भी DPSP को, मतलब पूरे पार्ट 4 में जितने भी हैं, उन सब को लागू करने के लिए बनाया गया कानून आर्टिकल 14 बराबरी और आर्टिकल 19 आज़ादी के हमले से सुरक्षित रहेगा। क्या मतलब सारी DSPs के लिए फंडामेंटल राइट्स को ताक पर रखा जा सकता था? सरकार कोई भी DSP लागू करने के नाम पर बराबरी या आज़ादी के अधिकार को नजरअंदाज कर सकती थी? हाँ, यही मतलब निकाला जा रहा था। ये तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स को DSPs के अधीन करने की कोशिश थी। तो जो पिटिशनर्स थे, जिनमें मिनर्वा मिल्स लिमिटेड भी थी, जिसका 1974 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, उनका यही तर्क था कि ये तो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है, वो संतुलन बिगड़ रहा है। बिल्कुल यही तर्क था कि ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और DSPs पार्ट 4 के बीच जो संतुलन है, जो हार्मनी है, जो खुद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे नष्ट कर रहा है। और फिर था सेक्शन 55, वो तो और भी खतरनाक था। सेक्शन 55? हाँ, वो तो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर ही हमला था ना, सीधा हमला। इसने आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की पावर देता है, उसमें 2 नए क्लॉज जोड़ दिए, क्लॉज 4 और 5। क्लॉज 4 ने कहा कि पार्लियामेंट द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन, उसे किसी भी आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये एक तरह का आउस्टर क्लॉज था जो अदालतों का दरवाजा ही बंद कर रहा था संविधान संशोधनों के लिए। पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू खत्म। हाँ, और क्लॉज 5 ने तो मतलब हद ही कर दी। उसने घोषणा की कि पार्लियामेंट की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। नो लिमिटेशन व्हाटएवर, जीरो लिमिटेशन। बाप रे, मतलब पार्लियामेंट अपनी ही शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति दे रही थी। बिल्कुल। ये संसद द्वारा अपनी सीमित संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति देने की एक जबरदस्त चाल थी, ताकि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही अनदेखा कर सकें या बदल सकें। तो जाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने क्या फैसला दिया फिर, ये सब देखकर? राहत की सांस। तो कोर्ट ने संसद के इस असीमित शक्ति के दावे को सीधे खारिज कर दिया।
क्यों? आधार क्या बताया कोर्ट ने? कोर्ट ने बहुत साफ कहा। उन्होंने कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर यानी संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, उसके मूल ढांचे का हिस्सा है। पार्लियामेंट को संविधान ने ये शक्ति दी है, लेकिन सीमा के साथ। पार्लियामेंट अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। ऐसा करना अपनी शक्ति के दायरे से बाहर जाना होगा, मतलब अल्ट्रा वायरस होगा। अच्छा, तो सीमित शक्ति ही मूल ढांचा है। हाँ, और क्लॉज 4 को रद्द करके जो जुडिशियल रिव्यू को रोकता था, कोर्ट ने फिर से दोहराया कि संविधान संशोधनों की जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है, इसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने अपनी भूमिका संविधान के अंतिम व्याख्याता और संरक्षक, अ फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन के रूप में स्थापित की। समझ गया। तो सेक्शन 55 तो गया, लेकिन उस सेक्शन 4 का क्या हुआ जिसने आर्टिकल 31C का दायरा इतना बढ़ा दिया था कि सारे डीपीएसपीज एफआरस पर हावी हो जाएं? उसे भी रद्द कर दिया गया। सेक्शन 4 को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। यहाँ कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखा, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस, यानी सामंजस्य और संतुलन का सिद्धांत। हार्मनी एंड बैलेंस, ये क्या है? कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ये संविधान रूपी रथ के दो पहिए हैं, टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट। दोनों जरूरी हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। इनके बीच एक नाजुक संतुलन, एक हार्मनी बनाए रखना ये संविधान का मूल ढांचा है। सेक्शन 4 क्या कर रहा था? वो सारे डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स, खासकर आर्टिकल 14 और 19 पर पूरी तरह हावी कर रहा था। एक पहिए को दूसरे से बहुत बड़ा और भारी बना रहा था। कोर्ट ने कहा, यह संतुलन बिगाड़ना संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना है। आप एक को दूसरे पर पूरी तरह कुर्बान नहीं कर सकते। बहुत खूब। मतलब आप विकास या सामाजिक न्याय, जो डीपीएसपीस का लक्ष्य है, के नाम पर लोगों के बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह छीन नहीं सकते। संविधान का मतलब ही संतुलन है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 बराबरी, आर्टिकल 19 आज़ादी और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, जिसे अक्सर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ लिबर्टी कहते हैं, उसकी सुरक्षा बनी रही? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने साफ किया कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्य डीपीएसपीज हासिल करने हैं, जरूर करने हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अनुशासन में रहेगा, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को ताक पर रखकर नहीं। नतीजतन कोर्ट ने ओरिजिनल आर्टिकल 31C, जो सिर्फ 39B और C से जुड़ा था और जिसे केशवानंदा में वैध ठहराया गया था, उसकी वैधता को तो बरकरार रखा, लेकिन 42nd अमेंडमेंट द्वारा किए गए उसके विस्तार, सेक्शन 4 को रद्द कर दिया। तो अब स्थिति क्या है 31C की? स्थिति यह है कि सिर्फ आर्टिकल 39B और C को लागू करने वाले कानूनों को ही आर्टिकल 14 और 19 से सीमित सुरक्षा मिलती है, और जुडिशियल रिव्यू अभी भी ये देखने के लिए बना हुआ है कि क्या कोई कानून वाकई उन दो खास डीपीएसपीस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए है भी या नहीं। ये समझना जरूरी है। अच्छा, ये फैसला एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक माहौल में आया था, है ना? इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। हाँ, बीच में जनता पार्टी की सरकार 1977-79 आई। उन्होंने 43rd और 44th अमेंडमेंट से इमरजेंसी के दौरान हुए कुछ बदलावों को पलटा भी था। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर सिर्फ लीगल राइट बना दिया गया था 44th अमेंडमेंट से। सही कहा। लेकिन वो सरकार 42nd अमेंडमेंट के ये जो दो सबसे विवादित हिस्से थे, सेक्शन 4 और 55, इनको पूरी तरह हटा नहीं पाई थी। और जब 1980 में ये मिनर्वा मिल्स का फैसला आया, तब तक तो इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थी, एक मजबूत सरकार थी। बिल्कुल। और यही बात सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत मजबूती, उसकी इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस को दिखाती है। सोचिए, एक राजनीतिक रूप से इतनी शक्तिशाली सरकार के सामने जुडिशरी ने एक तटस्थ स्तंभ, एक नॉन पॉलिटिकल एंकर की तरह काम किया। उसने संविधान के बुनियादी मूल्यों को राजनीतिक नफे नुकसान यानी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से बचाया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और मजबूत करके, और पार्लियामेंट की असीमित शक्ति के दावे को खारिज करके कोर्ट ने देश के संस्थागत ढांचे को स्थिरता दी। कोर्ट ने खुद को अंतिम कॉन्स्टिट्यूशनल अंपायर के रूप में स्थापित किया, जो ये सुनिश्चित करता है कि संविधान सबसे ऊपर है, सरकार के सभी अंगों से भी ऊपर। वाकई ये जुडिशरी की भूमिका बहुत अहम रही। तो फिर मिनर्वा मिल्स केस की स्थायी विरासत, इसकी लेगेसी क्या रही? अगर हम संक्षेप में कहें तो की टेकअवेज क्या हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं।
पहला, इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, बल्कि पार्लियामेंट की पावर पर एक असली असरदार रोक बन गई। और इसने बीएसटी में 2 नए बेहद जरूरी तत्व जोड़े। 1, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, यानी संविधान बदलने की सीमित शक्ति, और 2, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन। ये दोनों अब संविधान के मूल ढांचे का अटूट हिस्सा माने जाते हैं। अच्छा, तो बीएसडी को और एक्सपेंड किया इसने। हाँ। दूसरा, इसने आर्टिकल 31C की स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। जैसा हमने डिस्कस किया, जब 42nd अमेंडमेंट का सेक्शन 4 रद्द हुआ तो एक सवाल उठा, क्या ओरिजिनल वाला आर्टिकल 31C जो 25th अमेंडमेंट से आया था और सिर्फ 39B और C को कवर करता था, अपने आप वापस जिंदा हो गया? बाद में वॉमन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल यानी पुनर्जीवन के सिद्धांत की पुष्टि की। डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी चीज को बदलने वाला अमेंडमेंट असंवैधानिक हो जाए तो पुरानी वैध चीज अपने आप वापस लागू हो जाती है। तो आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि ओरिजिनल अनअमेंडेड आर्टिकल 31C जैसा केशवानंदा में सही ठहराया गया था ही लागू है। यानी सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने वाले कानूनों को ही आर्टिकल 14 और 19 की चुनौती से सीमित सुरक्षा मिलती है, वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। और तीसरा टेकअवे? और तीसरा, इसका शासन और नीति निर्माण, गवर्नेंस एंड पॉलिसी पर गहरा और लंबा असर पड़ा। इसने ये पक्का कर दिया कि कल्याणकारी नीतियां, वेलफेयर पॉलिसीज बनाते और लागू करते समय कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और नागरिकों के अधिकारों, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सम्मान करना ही होगा। सरकार जन कल्याण की आड़ में मनमानी नहीं कर सकती। इसने शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स को सुरक्षित किया। संविधान में जिस सामाजिक क्रांति की कल्पना की गई थी उसे हासिल करना है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल मूल्यों को नष्ट किए बिना। तो इसने एक तरह से देश में कानून की हायरार्की को और स्पष्ट कर दिया। सबसे ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पार्लियामेंट का बनाया संविधान संशोधन, फिर साधारण कानून। एकदम सटीक कहा आपने, बिल्कुल यही हायरार्की है। मिनर्वा मिल्स ने ये तय किया कि संविधान भले ही बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलता रहे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिज्म हो, लेकिन वो हमेशा अपनी बुनियादी पहचान, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी की सीमाओं के भीतर ही रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो मिनर्वा मिल्स केस ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की जड़ों को सींचा और मजबूत किया। इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सिमेंटेड किया, जुडिशियल रिव्यू की अहमियत को स्थापित किया और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के जरूरी संतुलन को संविधान का दिल बताया। बिल्कुल, ये केस हमें याद दिलाता है कि संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसे समय के साथ बदलना भी पड़ता है, लेकिन उसके कुछ बुनियादें, कुछ मूल सिद्धांत इतने अहम हैं कि उन्हें किसी खास वक्त की सरकार, चाहे वो कितनी भी बहुमत में क्यों ना हो, अपनी मर्जी से बदल नहीं सकती। संतुलन, हार्मनी एंड बैलेंस, यही कुंजी है। ये जो संतुलन है व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के लिए जरूरी समझे जाने वाले लक्ष्यों के बीच, ये संतुलन आज के भारत में जहां नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें हैं, वहां कैसे निभाया जा रहा है? क्या ये तराजू आज भी संतुलित है या किसी एक तरफ झुक रहा है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस गहरी और जरूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।